गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही अभी। हो गई, सुबह हुई थी। सुबह हुई थी बारिश हो गई। अच्छा, देख रहे होगे ना कि हम बाहर ही बैठे हैं। तो पूछ रहे हैं बारिश हुई कि नहीं। हाँ, तबीयत अब पहले से बेटर है। काफी ठीक। हाँ, हेल्थ ओके। कहाँ पे बारिश हो रही है? यहाँ तो नहीं हो रही। अब कितनी बारिश करोगे, वैसे ही तालाब बन रखा है। ऐड हो गए सभी लोग। जल्द ही क्लास ओपन होने वाली है, जहाँ तक हमें लगता है। अगर सब ठीक रहा तो। अगर ये तीसरी लहर, ये जो बोल रहे तीसरी लहर आई तो बहुत सारी चीजें है ना, खुलने से पहले शुरू हो जाता है। जैसे लगता है कि स्कूल और कोचिंग खुलेंगे, वैसे एक लहर शुरू हो जाती है खुलने से पहले ही। हाँ। संगम काल के बारे में बता रहे थे। संगम काल बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आपके लिए। ठीक है। संगम काल में कुछ मेन मेन चीजें हैं, बस वो पढ़ना है। तो उसको बता देते हैं क्या पढ़ना है, केवल उसको बस याद कर लेना। संगम काल में सबसे पहला पॉइंट। सर, कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक कोचिंग ओपन हो जाएगा? हाँ, जहाँ तक अगस्त में ओपन हो जाएगा, मिड अगस्त तक। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अगर ना हुई तो। क्योंकि अभी देख रहे हो ना, केसेस बढ़ गए ना, महाराष्ट्र में बढ़ गया, केरल में बढ़ गया। 2-3 राज्यों में आज केसेस बढ़ गए। सब कुछ ठीक रहा तो मिड अगस्त तक शायद ओपन हो जाए, शायद। ठीक है। तो संगम काल की हम बात कर रहे थे। संगम काल में देखो, 3 चीजें हैं केवल। एक चेर, चोल और पांड्य। ठीक है। इनमें भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। इस काल में केवल साहित्य पढ़ना मेन है, बस। साहित्य का मतलब कि जो एक आध क्वेश्चन अगर बनता है तो केवल साहित्य से बनता है, कि कौन कौन से मेन साहित्य हैं इसमें। और इन साहित्यों में, संगम साहित्यों में किसका वर्णन किया गया है, किन राजाओं का। ये 1-2 पॉइंट बस मेन है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से राइज होता है कि जो संगम साहित्य हैं। अच्छा, संगम साहित्य हम पीछे भी बात कर चुके हैं। संगम साहित्य असल में तमिल साहित्य को बोला जाता है, जो दक्षिण भारत में लिखे गए हैं। दक्षिण भारत का जो एरिया था, तमिलनाडु, केरल और यहाँ का जो एरिया था, उस समय जो साहित्य लिखे गए, उन्हीं को संगम साहित्य कहा गया। तो ये तमिल साहित्य है, पुस्तक मतलब। तो इसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि तमिल साहित्यों में हम लोग को किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है या किसका वर्णन मिलता है, ये एक पहला क्वेश्चन बनता है। तो उसमें ऑप्शन आपको वो देगा, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, या फिर भाई 3 ही मिलता है वर्णन, तो वो ऐसा देगा कि किसका वर्णन नहीं मिलता। तो अब उसमें चेर होगा, चोल होगा, पांड्य होगा। एक चौथा सपोज सपोज करो पल्लव दिया है, तो अब पल्लव नहीं है क्योंकि 3 ही का वर्णन है। तो ये एक मेन क्वेश्चन बनता है कि संगम साहित्य में किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट यही याद करना है कि चेर साम्राज्य का, चेर जो आज का केरल है। ठीक है, आज का जो केरल है वही उस समय चेर साम्राज्य था। तो चेर, चोल और पांड्य, इसमें से 2 तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये काल कब का चल रहा है? तो ये 100 से लेकर 300 ईस्वी के बीच का चल रहा है।
अगर हम लोग संगम काल की बात करते हैं तो संगम काल के समय क्या है, टाइमिंग क्या है, 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का है। तो 100 से 300 ईस्वी के बीच का समय चल रहा है जो संगम काल कहलाता है। इस संगम काल में 2 साम्राज्य खत्म हो जाएंगे, ये 300 के पहले पहले। एक चेर खत्म हो जाएगा और एक आपका पांड्य खत्म हो जाएगा। तो इन तीनों में से 2 खत्म हो जाएंगे। तीसरा बचेगा चोल जो होगा। चोल साम्राज्य फिर से उदय होगा। ये मतलब 300 ईस्वी के आसपास ये खत्म हो जाएगा, लेकिन चोल साम्राज्य फिर 900 के आसपास जाके फिर से उदय होगा। 841 ईस्वी के आसपास चोलों का फिर से उदय होगा। बस यही याद रखना है कि 2 तो खत्म हो जाएंगे इसमें से, चेर खत्म हो जाएगा और पांड्य खत्म हो जाएगा। चोल फिर से आएंगे, तो आपको एक बार चोल को फिर पढ़ना होगा। 9वीं शताब्दी के आसपास 841 ईस्वी में चोल के बारे में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एक सम्राट आएगा चोल का जो फिर से इसको वापस स्थापित करेगा चोल को। ठीक है ना? तो वो बस चीज है, इसलिए इसको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि 2 साम्राज्य खत्म हो जाते हैं बीच में ही। तो बस केवल पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। अच्छी बात है, कम से कम पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, जितना कम रहे उतना ही बेटर है। अभी कम पढ़ने को है, इतना सारा तो पढ़ने को है। तो इसमें हुआ क्या था असल में, जब सब खत्म हो गए थे चेर और पांड्य, तो चोल में कमजोर पड़ गए थे चोल लोग इस समय, और इनको सामंत बना लिया गया था, सामंती सरदार। पहले ये लोग राजा थे चोल लोग 300 ईस्वी के आसपास, लेकिन इनको हरा करके इनको सामंत बना लिया था। पल्लव एक आएगा आगे चलकर, पल्लव साम्राज्य आएगा, तो पल्लवों ने इनको अपना सामंत बना लिया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो पहले राजा रहा हो और वो अचानक से किसी का सामंती सरदार बन जाए, तो अब कहीं ना कहीं वो सोचेगा ना कि यार ये तो मेरा साम्राज्य था, मुझे हरा करके दूसरा बैठ गया है, तो मुझे वापस लेना है। तो वही चोल का एक सम्राट आएगा 841 ईस्वी में। बहुत, अब वो जिंदा नहीं है कि तुम लोग सोचो कि सर 300 ईस्वी में जो था वही वापस जन्म ले लिया है क्या 841 में। नहीं, वापस वो जन्म नहीं लिया है, वो सब ये लोग मर गए, वो नया कोई आया होगा। तो 841 के आसपास वो आएगा और वापस अपने साम्राज्य को छीन लेगा और फिर से चोल साम्राज्य की स्थापना करेगा। उसका नाम विजयालय है, वही पढ़ना है तुमको, विजयालय। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिर से चोल को बनाएगा। सामंत सरदार हो, सामंत मतलब एक प्रकार से सरदार होता है। जैसे मैं राजा हो गया और मैंने आपको अपने सरदारों में शामिल कर लिया कि अब आप हमारे अंडर काम करेंगे, ठीक है, तो वो सामंत हुआ करते थे। तो सामंत एक प्रकार से सरदार होते थे लोग, उन्हीं के सेना में कह लो, उन्हीं के साम्राज्य में, ठीक है ना। कुछ भूमि उम्मीद दे दिया जाता था, कुछ जमीन उम्मीद दे दिया जाता था और कहा जाता था कि तो आप मतलब शासन करते रहिए। मेन राजा रहेगा लेकिन उसके अंडर में ये लोग रहेंगे। इन लोग के पास भी जमीन हुआ करती थी, सामंत लोग के पास भी। तो एक प्रकार से सरदार लोग होते थे लोग। तो मेन पॉइंट ये है, कहानी समझ गए संगम काल की। तो संगम काल में मेनली 3 लोगों का उदय होना है, एक चेर का, एक चोल का और एक पांड्य का, जिसमें से चेर और पांड्य खत्म हो जाएंगे 300 ईस्वी के पहले पहले। चोल बचेगा जो सामंत बन जाएंगे, और फिर इसके आगे आने वाली पीढ़ी वापस 841 ईस्वी में फिर से उदय होगा और फिर से कुछ सालों तक ये शासन करेंगे। अच्छा, अब जब संगम काल की बात करते हैं तो संगम काल में जो सबसे शक्तिशाली है इन तीनों में, संगम काल की केवल बात कर रहे हैं 100 से 300 ईस्वी के बीच, तो सबसे शक्तिशाली इन तीनों में पांड्य हैं। पांड्य जो है वो ज्यादा शक्तिशाली हैं, चेर चोल और पांड्य में। ठीक है, पढ़ना क्या है, बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं। देखो क्या पढ़ने हैं छोटे छोटे पॉइंट में। जैसे अगर हम कहेंगे कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें थी जो संगम काल में लिखी गई, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। कितने संगम हुए, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि संगम 3 हुए, ये सबको पता है, संगम 3 हुए। संगम में कोई दिक्कत तो नहीं कि संगम क्या है। संगम का मतलब था एक सभा आयोजित की जाती थी जिसमें कई सारे राजाओं को बुलाया जाता था और बहुत बड़े लेवल का होता था। ठीक है, कवि लोग आया करते थे और जो भी उनके विचार होते थे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे और किताबें लिखी जाती थी, वही संगम होता था। संगम मतलब एक गोष्ठी या सभा समझ सकते हो। तो 3 संगम हुए हैं, है ना। पहला संगम हुआ था मदुरई में, ठीक है, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में और तीसरा हुआ था मदुरई में। तो 3 संगम हुए थे। पहले की अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त ऋषि ने, है ना। दूसरे की भी अगस्त ऋषि ने की थी और तीसरे की थी नक्कीरर ने, है ना। ये मेन है, बस इतना याद रखना है। दूसरा, ये संगम आयोजित किसने किया था, संगम आयोजित किया था पांड्य लोगों ने, क्योंकि उस समय के पांड्य ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य थे। तो पांड्य ने तीनों को किया था, ठीक है। अब इसमें एक और पूछा जाता है कि जो इस समय जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है
कि जो संगम काल के समय व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा है? तोल्काप्पियम। ये अब ये कुछ नाम आएंगे, इनको बस याद रखना है। तो तोल्काप्पियम ये एक महाकाव्य है या व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है उसे, ठीक है ना। हाँ, दूसरे को नक्कीरर ने किया था, दूसरे संगम को किया था, ठीक है, जो कपाटपुरम वाला हुआ था। असल में जो मदुरै वाला हुआ था वो दोनों तो वो नक्कीरर या ये लोग जो थे ये सब शिष्य ही हैं अगस्त ऋषि के। अगस्त ऋषि के असल में 12 शिष्य थे, ठीक है ना। ये लोग कोई अलग लोग नहीं है, मेन अगस्त ऋषि ही थे, और अगस्त ऋषि के ही ये लोग शिष्य हैं जो लिख रहे हैं। तोल्काप्पियर हैं, ये लोग हैं जितने हैं, सब सब शिष्य हैं उनके। तो टोटल 12 शिष्य थे अगस्त ऋषि के, वही थे मेन अगस्त ऋषि ही थे, बाकी सब इन लोग के शिष्य ही थे जो चल रहे थे सब, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो व्याकरण ग्रंथ है वो कौन सा है, तो व्याकरण ग्रंथ जो है वो आपका तोल्काप्पियम है, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एक पूछा जाता है शिल्पाधिकारम। तो शिल्पाधिकारम के बारे में हम बताए हैं, ये एक प्रेम कथा है शिल्पाधिकारम। ये कई बार रिपीट होता है, जैसे मैचिंग करते हैं ना, तो मैचिंग में क्या करते हैं ये लोग, मान लो एक क्वेश्चन मैचिंग का आ गया तो पुस्तक लिखे होंगे, और दूसरी तरफ वो किससे रिलेटेड है ये लिखा होता है। जैसे एक तरफ इन्होंने लिखा है तोल्काप्पियम, एक तरफ इन्होंने लिखा है शिल्पाधिकारम, ठीक है, पुरल लिखा है। फिर दूसरे साइड क्या लिखा होगा, दूसरे साइड लिखा होगा व्याकरण ग्रंथ, फिर लिखा होगा दर्शन, और फिर आगे लिखा होगा प्रेम कथा, फिर लिखा होगा वर्ण, ऐसे करके कुछ चीजें लिखी होती है, तो आपको मैचिंग करनी होती है। तो आप ये ध्यान रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तोल्काप्पियम की अगर हम बात करेंगे तो तोल्काप्पियम व्याकरण ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है। प्रेम कथा किसकी है शिल्पाधिकारम? प्रेम कथा है आपका कड़ग्गियो कोवलन का, जो हमने पीछे बताया था आपको। कड़ग्गियो कोवलन नुपुर की कथा, पायल वाली, है ना, जो कोवलन रहता है और उसकी वाइफ रहती है कड़गी, तो उन दोनों की कथा है उसमें शिल्पाधिकारम में, ठीक है ना। और तिरुकुरल है, एक तिरुकुरल है, ये भी काफी फेमस है। ये असल में महाकाव्य है या नीति शास्त्र है, ऐसे वर्णन यूज हुआ है। एक कुरल है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं लघुवेद, तमिल साहित्य का लघुवेद। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन बनता है, असल में जब भी आता है ना तो मैचिंग का बनता है, तो उसे मैच करना होता है कि कौन सी पुस्तक किससे रिलेटेड है। तो ये 3-4 नाम ही है केवल जो याद रखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है, तो नाम थोड़े से अजीब है, पढ़ोगे वो तुरंत याद हो जाएगा। तो संगम काल सिंपल हुआ, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको कितने संगम हुए, 3 संगम हुए हैं, कहाँ हुए हैं वो याद कर लेना, ठीक है ना। और तोल्काप्पियम किस संगम के दौरान लिखा गया था, तो सेकंड संगम के दौरान लिखा गया था, सब नोट्स में लिखा था, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं 3 मेन साम्राज्य जो थे इसमें। तो 3 मेन साम्राज्य जो थे, चेर, चोल और पांड्य, इनके राजकीय चिन्ह याद करने हैं। राजकीय चिन्ह जो होते थे वो कौन से, तो जैसे चेर का बोले तो चेर का राजकीय चिन्ह क्या था आपका, धनुष। चेर का क्या था राजकीय चिन्ह, धनुष, ठीक है। और चोल का क्या था, बाघ। पांड्य का क्या था, मछली। तो तीनों राज्यों का राजकीय चिन्ह याद रखना है कि किसका कौन सा राजकीय चिन्ह है। तो चेर का आपका क्या है, धनुष, और चोल का जो है वो आपका क्या है, बाघ, और पांड्य का क्या है आपका, मछली। तो ये आपको तीनों का ये एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब चेर में क्या याद रखना है, तो चेर में कुछ छोटे पॉइंट याद रखने हैं। चेर में छोटे पॉइंट कैसे, इसका मेन शासक जो है, ठीक है, वो याद रखना है। दूसरा इसकी राजधानी क्या थी, और एक आध कोई पॉइंट अगर इससे रिलेटेड है तो बस 3-4 पॉइंट है केवल, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना होता चेर को। तो चेर में अगर हम बोले आपसे कि इसकी राजधानी क्या थी, तो करोयूर। नोट्स देखा था आप लोगों ने, हमने कहा था नोट्स एक बार देख लेना, क्योंकि नाम वैसे ही है उसके, ठीक है। तो चेर जो केरल है आज का, उसकी राजधानी क्या थी, करोयूर, ऐसे एक राजधानी थी उसकी। और उसका एक सबसे प्रतापी शासक है सेन गुट्टवन। तो आपको सेन गुट्टवन वाला नाम याद रखना है कि जो चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक है वो सेन गुट्टवन है। क्यों, क्योंकि इसी ने क्या शुरू किया था, पत्नी पूजा शुरू की थी या कड़गी पूजा शुरू की थी, सेन गुट्टवन ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, सेन गुट्टवन। दूसरा, लाल चेर किसको कहते हैं, तो सेन गुट्टवन को कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको सेन गुट्टवन से याद रखना है। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी का भाई है इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल सेन गुट्टवन का ही भाई है, जिसने रचना की है शिल्पाधिकारम की। तो असल में जो साहित्य शिल्पाधिकारम वो इम्पोर्टेंट, उसकी रचना इसके भाई ने ही की है, सेन गुट्टवन के भाई। और सेन गुट्टवन का ही भाई है, उसका नाम है इलांगो अडिगल। तो इलांगो अडिगल याद रखना होता है। और सेन गुट्टवन प्रतापी शासक है, उसका भाई है इलांगो अडिगल, उसने लिखा है शिल्पाधिकारम। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक और था कि गन्ने की खेती किसने शुरू की थी? आदिगमान ने शुरू की थी, ठीक है ना? ये आपका था। पहला शासक कौन था? उदयन जरेल था। तो गिन के 4-5 पॉइंट है केवल चेर के लिए, बस इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है चेर के लिए कि इसकी राजधानी क्या है? तो करयूर है। इसका पहला शासक कौन है? तो उदयन जरेल है। इसका सबसे प्रतापी शासक कौन है? सेनगुट्टवन है। सेनगुट्टवन को क्या बोलते हैं? लाल चेर बोलते हैं। सेनगुट्टवन का भाई कौन है? इलांगो अडिगल है। उसने क्या लिखा है? शिल्पाधिकारम लिखा है। शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? नुपुर की कहानी है। नुपुर किससे रिलेटेड है? तो कोवलन और कड़ग्गी की प्रेम कहानी है। ठीक है। अब ये जो कोवलन है, देखो स्टूडेंट, कोवलन जो है, तो कोवलन किसी के प्यार में पड़ गया था। आपको बताया था हमने जब नुपुर वाली कहानी आई थी, तो असल में कड़ग्गी इसकी पत्नी जरूर थी, लेकिन इससे पहले किसी से इसको प्रेम हो जाता था। तो प्रेम किससे हुआ था? तो वो माधवी नाम की नर्तिका थी, उससे हुआ था, माधवी नाम से, कोवलन को। तो माधवी और कोवलन से एक पुत्र होगा। तो माधवी और कोवलन से जो पुत्र होगा उसकी कहानी लिखी गई है मणि मेखले, एक और पुस्तक है, तो उसमें मणि मेखले में लिखी गई है। तो दो इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है? तो शिल्पाधिकारम में कोवलन और कड़ग्गी की कहानी है, कोवलन और उसकी पत्नी की, ठीक है, प्रेम कथा हो गई। और जो मणि मेखले लिखी गई है, वो मणि मेखले किसकी है? तो मणि मेखले है कोवलन और उसकी जो प्रेमिका है माधवी, जो नर्तिका है, तो उस जो धोखा दे देती है बाद में, फिर ये खाली हाथ चले आते हैं, खाली हाथ से आते हैं, पुत्र तो खैर हो ही गया था। तो अब कोवलन और जो माधवी रहती है इसकी नर्तिका, तो इनसे उनका पुत्र होता है, उस पुत्र की कहानी है मणि मेखले में। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि किसकी कहानी किसमें है ना, ये मत भूल जाना कि शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है और मणि मेखले में किसकी कहानी है, तो दोनों की अलग अलग है, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेर से। अच्छा, अब दूसरा आते हैं पांड्य साम्राज्य में। तो पांड्य साम्राज्य में क्या था आपका? पांड्य साम्राज्य की अगर हम लोग राजधानी देखते हैं तो मदुरै है, मदुरै, ठीक है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै है। पांड्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली है अपने समय का, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली यही है, काफी संपन्न है, धनी है ना। और ये वो साम्राज्य है जो मोतियों का व्यापार करता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मोतियों का व्यापार कौन करते थे? तो मोतियों का व्यापार करते थे पांड्य। याद ऐसे रखना कि मोती कीमती होते हैं और जो सबसे शक्तिशाली होगा, धनी होगा, वही उसका व्यापार करेगा। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? आपका पांड्य थे, और वही धनी थे, तो वही मोती का व्यापार करते थे। कहाँ तक करते थे? रोम तक करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपने दूत को रोम तक भेजा था? तो पांड्य राजा ने रोम तक अपने दूतों को भेजा था, ठीक है। उस समय वहां का राजा अगस्टस था, जिसके नाम पर अगस्त महीना पड़ा हुआ है, अगस्टस, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? और कुछ बस्तियां भी उस समय रोम की बस चुकी थी, यहाँ पे तमिलनाडु का एरिया पड़ता था, तो उस तरफ क्या था कि रोम की कुछ बस्तियां बस गई थी, तो रोम के लोग रहा करते थे, तो यहीं से व्यापार करते थे वो लोग, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह रोम के हम लोग को देखने को मिले हैं वहां से, ठीक है ना। तो इससे उन लोगों ने पता लगाया कि रोम तक व्यापार होता था पांड्य साम्राज्य में। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी बहुत काफी धनी थे, भारत साम्राज्य भी काफी था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, दक्षिण भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है हम लोगों का जहाँ पे मंदिर बने हैं। आज के आपको जितने मंदिर देखने को मिलेंगे, अच्छे से अच्छे मंदिर, वो सब दक्षिण भारत में मिलेंगे। उस समय के जो राजा हैं, इन राजा लोगों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए हैं। आगे चल करके आप लोग पढ़ोगे गांधार शैली, मथुरा शैली, जो मंदिरों को बनाने में उपयोग किया गया। दूसरा, दक्षिण भारत में आक्रमण बहुत कम हो पाया है, मेन आक्रमण उत्तर भारत से हुआ है, तो इसलिए उस बड़े लेवल पे मंदिरों को उधर नहीं तोड़ा गया जितना आपका उत्तर भारत में तोड़ा गया, ठीक है। आज की डेट में भी देखोगे तो हम लोग को कुतुब मीनार बताया जाता है सबसे ऊंचा है, लेकिन दक्षिण भारत में मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जो कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। वो जब शैली पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको उस समय जब बनाए गए थे। तो उस समय के जो राजा लोग हैं, अभी नाम उनका तो खैर नहीं आएगा, अभी आगे चल करके आएगा, ठीक है। पल्लव वंश जब आएगा तो पल्लव लोग बहुत बनवाए हैं मंदिर वगैरह। तो उस समय काफी संपन्न है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है। तो इन लोगों ने व्यापार वगैरह किया, मोती वगैरह का वहां तक व्यापार करते रहे ये लोग। अच्छा, तो पांडे में ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ नाम होगा, अंतिम शासक वगैरह नोट्स में लिखा होगा, वो पढ़ लेना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम है उसमें कुछ नहीं। तीसरा है चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य का स्टार्टिंग पर याद कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन आपको होगी, इसलिए हम समझा देते हैं जिससे नोट्स पढ़ते समय दिक्कत ना हो। क्या? जब आप नोट्स पढ़ोगे ना, तो चोल की राजधानी आपको तंजौर मिलेगी। आप जब ये चीज शुरू करोगे ना नोट्स वगैरह में,
तो कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं बहुत ज़्यादा होती है। जब आप पढ़ोगे तो उसमें चोलों की जो राजधानी है वो तंजौर मिलेगी। तो जो तंजौर राजधानी है वो अभी संगम काल की राजधानी नहीं है। ये तंजौर जो है ये 841 ईस्वी की है। जब दोबारा इनका उदय होगा चोल का, विजयालय जब आएगा तब वो राजधानी बनाएगा तंजौर। इसलिए ज्यादातर पुस्तकों में तंजौर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं से ज्यादातर पढ़ाया जाता है 841 ईस्वी वाला। संगम काल को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा सिविल विल की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं संगम मंगम काल को, नहीं तो मेनली हम लोग विजयालय वाला ही पढ़ते हैं। तो लेकिन अभी इस समय की राजधानी भी ध्यान रख लेना, बस एक राजधानी इस समय की भी ध्यान रख लेना, कौन सी थी? उरैयूर। अभी जो संगम काल की राजधानी है चोलों की वो उरैयूर है। पहले उरैयूर थी राजधानी 300 ईस्वी के आसपास। जब दोबारा उदय होगा तो वो इसको हटा देंगे, उरैयूर नहीं बनाएंगे, फिर वो तंजौर बनाएंगे जो फेमस हो जाएगा। तो संगम काल की जो इनकी राजधानी चल रही है चोलों की वो उरैयूर है। ठीक है ना, उरैयूर। ये सूती के लिए बहुत फेमस है, सूती वस्त्रों के लिए, इसलिए याद रखना है इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्रों का या कपास का जो व्यापार होता था वो किस जगह से होता था। तो उरैयूर वो जगह है जो असल में चोलों की राजधानी थी। तो ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस था या कपास के लिए बहुत फेमस था। तो इसलिए बस ये नाम आपको ध्यान रख लेना है, केवल इतना इसके लिए जरूरी है, उरैयूर वाला। ठीक। अच्छा, इसका एक शासक है जो बहुत ताकतवर है, जो चोल का है संगम काल में। करिकल नाम है उसका, करिकल। तो करिकल जो है वो बहुत ताकतवर है। और क्यों करिकल को याद रखना है? क्योंकि इसकी एक उपलब्धि है, बस उस उपलब्धि की वजह से बस करिकल को याद रखना है कि करिकल ने क्या किया था कि श्रीलंका पे आक्रमण किया था, क्योंकि साउथ में ही है और श्रीलंका, तो श्रीलंका पे इसने आक्रमण किया था करिकल ने। और श्रीलंका पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था, उसके कई कई सारे क्षेत्रों को, राजाओं को हरा दिया था वहां से। और वहां से करीब 12,000 बंदियों को उठा लाया था, आदमी लोगों को, गुलाम कह सकते हो। तो 12,000 लोगों को वहां से ले आया था वो बंदी बनाकर, करिकल। और उसने क्या किया था कि कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर उसने बांध बनवाया था, 160 किलोमीटर लंबा बांध। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कौन ऐसा शासक था जिसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और वहां से वो बंदियों को ला करके, बंदी का मतलब यहाँ पे लड़की नहीं है, बंदी का मतलब यहाँ पर गुलाम है। ये नहीं कि बंदी समझ लो कि बंदियों को उठा लाए तो सब अपनी अपनी बंदी समझने लगते हैं तुरंत, है ना। तो वहां पर मतलब गुलाम लोग हैं, तो आदमी पुरुष लोगों को उठा के लाए थे। तो उसमें से 12,000 लोगों को ले आए थे और वो उनसे उन्होंने बांध बनवाया था कावेरी नदी पर, 160 किलोमीटर लंबा बांध। सबसे बड़ी बात कि पैसा नहीं देना, गुलाम लोग थे, करो भैया बेगारी में सब काम करते हो। तो ये काफी प्रतापी शासक था करिकल, बस इसलिए इसको याद रखना है। एक है नाम याद रखना केवल करिकल का, बाकी सब पढ़ना उड़ना नहीं है उसमें, नाम अजीब अजीब है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम खर्च करोगे केवल अपना। तो चोल का समझ में आया सबको? तो चोल में एक ताकतवर शासक है, करिकल है केवल, बस वो भी इसलिए याद रखना है क्योंकि उसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और वहां से ला करके फिर कावेरी नदी पे उसने बांध बनवाया था। ठीक है, बस इस वजह से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कावेरी नदी पे बांध किसने बनवाया था उस समय संगम काल में। तो चोल शासक करिकल ने बनवाया था। अच्छा, अब इन तीनों में सबसे ताकतवर नौसेना किसकी है? तो वो नौसेना है चोल की। चोल साम्राज्य एक ऐसा है जो आगे चलकर आप समझोगे अभी कि चोल क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि चोल ताकतवर हैं एक्चुअल में। तो बाद में जाकर के ये हो जाएंगे। शुरुआत में तो पांड्य थे, लेकिन चोलों के पास नौसेना है। तो नौसेना जिसके पास रहेगी और वो अगर समुद्र के किनारे रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप समुद्र के किनारे हैं, तटीय इलाके में, तो आपको कोई ना कोई शक्तिशाली नौसेना चाहिए होगी। ठीक है, तो चोलों के पास नौसेना है, इसलिए ये कहीं भी आक्रमण कर देते थे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें क्लियर हुई सभी को? अच्छा, जब व्यापार की बात होती है तो व्यापार के लिए आप समझिएगा ये लोग क्या करते थे। तो साउथ में मसाले बहुत मिलते हैं, देखो केरल वगैरह में मसाले बहुत फेमस हैं। तो मसालों का व्यापार बहुत पहले से ही होता था। ठीक है ना, तो मसालों के लिए बहुत फेमस है वो। तो ये ऐसा समझ सकते हो कि उस समय व्यापार किस चीजों का होता था। तो मसालों का व्यापार करते थे ये लोग, मोतियों का व्यापार करते थे, कपास का करते थे या सूती वस्त्रों का करते थे। तो ये सब व्यापार साउथ से हुआ करता था। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात करें, अगर सामाजिक व्यवस्था देखें तो सामाजिक व्यवस्था उस समय जो समाज था वो दो चीजों में ही बटा था। देखो, इनका समाज बहुत ज्यादा वर्णों में विभाजित नहीं था साउथ का। जैसे उत्तर भारत में हम लोगों ने देखा ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह से बटा हुआ था, साउथ में ऐसे नहीं बटा था। साउथ में मेनली समाज में दो ही प्रकार के लोग ज्यादातर थे, एक सामंत थे और एक दास थे। तो जो ताकतवर हुआ करते थे, जिनके पास जमीन हुआ करती थी, वो लोग सामंत हो जाते थे और वो अपने लिए जो कारीगर या वो रखते थे वो दास हो जाते थे। तो मेनली समाज में दो प्रकार के लोग देखने को मिलते थे, या तो सामंत होते थे या तो उनके दास होते थे। तो यही उस समय साउथ में देखने को मिलता था। तो मेन पॉइंट यही है। ठीक है। अच्छा,
तीनों साम्राज्यों का अपना अलग अलग बंदरगाह था, क्योंकि व्यापार तीनों करते थे। तो चेर का अपना बंदरगाह था, चोल का अपना बंदरगाह था और पांड्य का अपना बंदरगाह था। इसमें से चोल का बंदरगाह ज्यादा फेमस है, जो पूछा जाता है। पुहार नाम का एक बंदरगाह था जो चोलों के पास था, तो इसको याद रख लेना, पुहार वाला। तो पुहार बंदरगाह जो है ये चोलों का था, जिसको आज कावेरी पट्टनम कहा जाता है। तो आज पुहार नहीं बोलते उसको, कावेरी पट्टनम बोलते हैं। तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास पड़ता है ये, तो कावेरी पट्टनम बोलते हैं उसी को, उस समय पुहार बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किसका बंदरगाह था, ये चोलों का बंदरगाह था, ठीक है, कावेरी पट्टनम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गिने चुने इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके संगम काल के, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, परेशान मत होना। आगे चल करके चोल के बारे में थोड़ा और एडवांस पढ़ लेंगे, जब हम लोग गुप्त खत्म करेंगे 840 ईस्वी में, तो चोल के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे हम उस समय, ठीक है। क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े राजा आएंगे, राजराज प्रथम आएगा, राजेंद्र आएगा, परांतक आएगा, जाला आएगा। ये लोग सब विदेशों में आक्रमण करेंगे। ये कहीं इंडोनेशिया आक्रमण करेगा, कोई जावा करेगा, सुमात्रा करेगा। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, जो विदेशों में भी आक्रमण करेंगे। तो अभी तक केवल संगम काल में इतनी सारी बातें हैं, जितना बताया बस इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। और ठीक है, अब हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं थोड़ा सा, और उसके थ्रू बता देते हैं, संगम काल आपका खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, रिवीजन कर लेना बार बार, नहीं तो नाम नहीं याद होंगे, क्योंकि नाम इसके थोड़े ऐसे हैं कि आपको देखने पड़ेंगे। चलो स्टूडेंट देखते हैं जरा। ये देखो सभी, अब ये संगम काल का आपको दिख रहा है डायग्राम। ये रही कृष्णा नदी, ऊपर से साउथ का ही एरिया। ये इसके ऊपर जब आप बढ़ोगे तो अब महाराष्ट्र वगैरह का ऊपर शुरू हो जाएगा, इधर उड़ीसा वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कृष्णा नदी के साउथ में ही सब कुछ है। ये आप देखो, कृष्णा नदी ये है, तो कृष्णा नदी ये बह रही है, कृष्णा नदी के साउथ में ही सारे हैं ये जितने हैं, है ना। और इसमें भी देखोगे तो आप जरा क्षेत्र देखो, ये रहा चेर। तो चेर का ये जो साम्राज्य है, चेर वाला दिख रहा है सबको, ये चेर वाला साम्राज्य, ठीक है ना। जो आज का केरल दिख रहा है वो आपका चेर था। और इस समय जब आप देखोगे तो ये पांड्य साम्राज्य ये रहा, ये इधर वाला पांड्य साम्राज्य, ठीक है। ये सब पांड्य साम्राज्य चल रहा है नीचे, ये पांड्य साम्राज्य है, ठीक है, पांड्य साम्राज्य। ऊपर जब देखोगे आप तो ये चोलों का साम्राज्य चल रहा है, ये चोल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चोल इधर हो गए, चोल ये हो गए आपके चेर इधर नीचे केरल वाले क्षेत्र में, और इधर जो हो गया आपका ये पांड्य है। तो आप इसमें मैप में देख लेना किस तरह से है। अच्छा, दूसरा चेर का देखो, ये राज की चिन्ह अगर हम देखेंगे तो राज की चिन्ह कौन है, धनुष है, ठीक है। ऊपर ये देख लो, चोल का कौन है, बाघ है, और जो पांडे साम्राज्य है उसका मछली है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चेर की जो राजधानी है, देखो राजधानी यहाँ पे लिखी हुई है, करयूर, यही राजधानी है चेर की। तो चेर की जो राजधानी है वो ये है, ठीक है ना, करयूर है, करुयूर, ये है राजधानी चेर की। अच्छा, पांड की राजधानी कौन सी है, तो मदुरै। पांड की राजधानी कौन है, मदुरै। तो संगम काल में इसकी राजधानी मदुरै है। आगे चल करके इसकी राजधानी कौन हो जाएगी, तंजावुर हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी राजधानी मदुरै है, ठीक है ना। तो पांड की राजधानी कौन है, मदुरै है। चोल की कौन सी राजधानी है, तो ये है उरयूर, उरयूर, ये राजधानी है चोलों की। तो चोलों की राजधानी उरयूर है, ये जो आपको दिख रहा है। चेर की राजधानी करयूर है, और पांड की राजधानी मदुरै है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से चोल आकर के, जो चोल शासक था करिकल, उसने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। तो चोल शासक जो था उसने आकर के ताम्रपर्णी, जिसको बोलते, श्रीलंका को ताम्रपर्णी बोलते थे, तो यहाँ आकर उसने आक्रमण किया था, ठीक है ना। और यहीं से लेके गया था जहाँ पर कावेरी नदी पे बांध बनवाया था। कावेरी नदी ये देख रहे हो, तो चोलों के पास ही था कावेरी नदी, ये बह था। तो कावेरी नदी पर ही उसने बांध बनवाया था, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का, करिकल ने। समझ गया सब लोग, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना मेन मेन पॉइंट जो यहाँ पर है। तो 3 चीजें क्लियर हो गई सबको, सबने देख लिया राजधानी जो था मेन मैप में। तो कृष्णा नदी के साउथ में ये है। कावेरी नदी जो बह रही है वो चोलों के पास है, तो चोलों के क्षेत्र में है, इसलिए वो वहीं पर बांध बनवाया हुआ उन्होंने, कावेरी नदी पर ही। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो कुछ पुस्तक देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। पुस्तक में देखते हैं, पुस्तक में क्या आपको दिया गया था।
तो संगम काल में नाम दिखा देते हैं एक बार। देखो ये सब बात कर ही लिए थे हम लोग, है ना। एक ये पुस्तक है तोल्कापियम, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, तोल्कापियम। तो ये सीधा याद रखना कि है क्या, ये व्याकरण ग्रंथ है। तोल्कापियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। अच्छा ध्यान रखना कौन सी भाषा में लिखा गया ये भी याद रखना। तो सब तमिल ग्रंथ है तो तमिल भाषा में ही लिखे जाएंगे, है ना। तो तोल्कापियम जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, ये इतना याद रखना है। अच्छा दूसरा शिल्पाधिकारम, ये इधर लिखा हुआ है तो शिल्पाधिकारम आपको याद रखना है। महाकाव्य है ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन इसमें प्रेम कथा है, ठीक है, प्रेम कथा। ये तो किसकी प्रेम कथा है? कोवलन और कड़ग्गी की। तो ये बस ध्यान रखना है केवल शिल्पाधिकारम में, है ना। अच्छा दूसरी चीज, इलांगो अडिगल ने लिखी है इसे। सेन गुट्टवन का जो भाई है इलांगो अडिगल, उसने लिखी है। तो कभी कभी ये इलांगो अडिगल पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा तिरुकुरल, दूसरे नंबर पे देखो तिरुकुरल लिखा हुआ है, तो ये दूसरी पुस्तक तिरुकुलर, ये तिरुवल्लुवर ने लिखी है, तिरुवल्लुवर ने, है ना, तिरुवल्लुवर ने लिखी है, नाम याद रखना है तिरुवल्लुवर। कुरल जो है तमिल भाषा का बाइबिल या लघुवेद कहा जाता है, तमिल भाषा का बाइबिल या लघुवेद। तो गिन के 3-4 नाम है केवल जो आपको याद रखना है, एक तोल्कापियम, एक शिल्पाधिकारम, कुरल, है ना, ये एक मणिमेखले जो आपको अभी हम आगे दिखा देंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको साहित्य में ये सब याद रखना है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्या है इसमें? तो चेर वाला हमने आपको बता ही दिया था, अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे शक्तिशाली कौन है? सेन गुट्टवन, याद कर लेना। उसी ने पत्नी पूजा शुरू की थी। किसने की थी? आदिगमान ने की थी, ठीक है, आदिगमान ने की थी। बस राजधानी कौन है? करयूर है। पांड्य राजा में देखोगे तो पांड्य की राजधानी कौन है? मदुरै है। हाँ मात्र सत्तात्मक है इन तीनों में, ये पांड्य राज्य जो है वो मात्र सत्तात्मक है, जो मात्र सत्तात्मक बोला जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ये लोग मोतियों का व्यापार करते थे रोम तक, है ना। कौन करते थे? पांड्य राजा करते थे, क्लियर। अच्छा अब इसका जो सबसे प्रतापी शासक है, वो सबसे प्रतापी शासक कौन है? नेडुजेलियन, नेडुजेलियन। बस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार नाम पढ़ लीजिएगा, नेडुजेलियन। इसने क्या किया था? असल में एक युद्ध जीता था 290 ईस्वी में, कलैया लंगानम, तलैया लंगानम, याद हो जाए तो कोई बात नहीं, है ना। तो तलैया लंगानम नाम का युद्ध था जिसको इसने जीता था नेडुजेलियन ने, है ना। इसमें क्या हुआ था कि ये चेर, चोल और 5 राजा और, इन लोगों को सबको एक साथ हरा दिया था इस पांड्य राजा ने, नेडुजेलियन ने, है ना। तो तलैया लंगानम, बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। मदुरै जो है, यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तो ये मीनाक्षी मंदिर को याद कर लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में है ना मीनाक्षी मंदिर। ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है, इसको याद कर लेना। अच्छा चोल का देखोगे तो चोल में उरैयूर इसकी राजधानी है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और प्रतापी शासक करिकल है, वही करिकल जिसने श्रीलंका को जीता है और कावेरी नदी पे इसने बांध बनवाया है। कुहार बंदरगाह इसी का है, कुहार बंदरगाह, ठीक है, ये फेमस बंदरगाह यही है। तो कुहार याद कर लेना, जिसको आज कावेरी पट्टनम कहते हैं। देखो यहाँ एक पॉइंट हमने लिखा था स्टूडेंट कि 5वीं सदी में कमजोर पड़ जाएंगे और आगे चल करके फिर इनका उदय होगा 8वीं सदी में। तो इसीलिए हमने आपको कहा था कि चोल ही वो हैं जो एक बार खत्म होंगे लेकिन आगे चल के फिर से राजा बन जाएंगे ये लोग, चोल लोग, ठीक है। सबसे शक्तिशाली नौसेना किसकी है? तो चोलों की है। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट था केवल, बस इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, बस संगम काल खत्म हो जाएगा। अब इसमें आपका वैसे वो उसमें सब कुछ वही है जो अभी हमने आपको बताया, बस वो एक पॉइंट एक जगह लिखा हुआ है। जैसे देखो क्या, ये कि संगम कालीन आर्थिक जीवन कैसा था? तो ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार करते थे, मसाला का व्यापार करते थे, मोती व्यापार करते थे, कृषि पशुपालन, बस। तो ये असल में इनका मेन यही काम था। तो ज्यादातर फेमस ये मोती वाला रहता है, मोती का व्यापार जो रोम तक होता था, है ना। तो ये याद रखना कि कौन करते थे, कहाँ तक करते थे। तो मोतियों का व्यापार होता था आपका, मसाला वगैरह, सूती वस्त्र, ये सब ध्यान रखना है। अच्छा सूती वस्त्र के लिए कौन फेमस जगह था? तो आपको हमने बताया उरैयूर। बस ये छोटे छोटे पॉइंट मत भूलना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। संगमकालीन व्यापार कहाँ तक होता था? रोम से होता था, ठीक है ना। तमिलनाडु में एक जगह है अरिकामेडु, यहीं पर असल में रोम के लोग रहा करते थे, तमिलनाडु में अरिकामेडु। और यहीं से वो लोग रोम तक सामान भेजा करते थे, है ना।
तो अरिकामेडू से व्यापार होता था। ये वही जगह है जहाँ पे रोम की बस्तियां देखने को मिली हैं, है ना। संगमकालीन जाति व्यवस्था सामंत और दास दो ही प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें और ज्यादा लोग नहीं थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनके जो देवता हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है असल में, इसको याद कर लेना। मुरुगन, इन लोगों के जो देवता थे वो मुरुगन देवता है, मुरुगन, ठीक है। आज की डेट में इनको सुब्रमण्यम कहा जाता है। तो आज की डेट में जो देवता है उनको सुब्रमण्यम बोलते हैं, पहले उनको मुरुगन देवता बोलते हैं। और ये मुरुगन एक्चुअल में किसके समकालीन, तो कार्तिकेय भगवान जो हैं, कार्तिकेय जो गणेश भगवान के बड़े भाई हैं, और पार्वती जी और शिव जी के जो पुत्र है कार्तिकेय, है ना। तो ये उनसे रिलेटेड किया गया है मुरुगन देवता को, ठीक है ना, मुरुगन देवता को उनसे रिलेटेड किया गया। अच्छा, संगमकालीन बंदरगाह की बात करेंगे तो संगमकालीन बंदरगाह में सबका अपना अलग अलग है। ज्यादा फेमस आपका ये पुहार वाला है, ठीक है ना, ये जो चोल वाला बंदरगाह है, जो आज की डेट में कावेरी पट्टनम है, तो इसको जरूर याद कर लेना, चोल वाला जो बंदरगाह है, ठीक है। संगमकालीन साहित्य, इस साहित्य की बात हम पीछे कर चुके हैं। देखो, तोलकापियम, ठीक है, तिरुकुरल, जीवक चिंतामणि जैन धर्म से रिलेटेड था, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, है ना। तो बस ये 4-5 हैं, इनको याद कर लेना, क्वेश्चन बनना होगा तो मिल जाएगा, ज्यादा परेशान इसमें संगम काल में नहीं होना है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा हुआ है कि व्याकरण ग्रंथ या महाकाव्य कौन है, तो तोलकापियम है। बाइबिल या लघुवेद कौन है, तो तिरुकुरल या कुरल जो है, इसको तमिल साहित्य का बाइबिल ही कहा जाता है। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित था, इसी समय लिखा गया था। शिल्पाधिकारम जैन धर्म से लिखा गया है, कोवलन और कड़गी, ठीक है, इसी में आपको महाजनपद की जानकारी मिलती है। मणिमेखले बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है। संगम काल कंप्लीट हो गया है, संगम काल में कुछ नहीं है, जितना पॉइंट बताए हैं बस इतना याद रख लेना, संगम काल इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं, ठीक है। चेर, चोल और पांड्य, थोड़ा बहुत चल करके हम चोल के बारे में आगे पढ़ेंगे, वो जब चोल आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो संगम खत्म हो गया। अब संगम के बाद आपका मेन आएगा, देखो जितना बताएं बस उतना रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब संगम के बाद 2 मेन टॉपिक आएंगे आपके प्राचीन में, बस अब 2 ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। एक बचा है गुप्त साम्राज्य और एक बचा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के खत्म होते ही मेन मेन ये आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद फिर मध्यकालीन शुरू हो जाएगा। फिर वो छोटे छोटे लोग आएंगे, राष्ट्रकूट और ये सब वातापी, उसमें नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन अभी 2 मेन है आपके, गुप्त साम्राज्य है और हर्षवर्धन है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ही वो है जिसके बाद हिंदू राज्य खत्म हो जाएगा, मतलब जो राज्यों, हिंदू राजाओं में जो प्रतापी शासक है वो अब केवल हर्षवर्धन तक ही बचेगा, क्योंकि इसके बाद चीजें अब गड़बड़ हो जाएंगी। तो हर्षवर्धन तक मेन रहता है, जो प्राचीन रहता है ना। फिर छोटे छोटे लोग आएंगे, एक ही समय में ढेरों लोग आएंगे, राजपूत आएंगे, गुर्जर आएंगे, प्रतिहार आएंगे, चोल आएंगे, है ना, वातापी आएंगे, कदम्ब आएंगे, मतलब इतने लोग आ जाएंगे तुम पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, छोटे छोटे सब एक समय में 10-20 लोग चलेंगे। कोई किसी पे आक्रमण करेगा, कोई किसी पे करेगा, वो उसको हरा देगा, तब तक दूसरा आ जाएगा, सब छोटे छोटे चलते रहेंगे, 20-20, 25-25 साल सब करते रहेंगे। तब तक मध्यकालीन आ जाएगा, उस समय फिर मुगल आक्रमण हो जाएगा और अरब का आक्रमण हो जाएगा, ये लोग खत्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे फिर वहां से वो चीजें स्थापित होने लग जाएंगी। तो अब केवल 2 मेन टॉपिक हैं जो आपके बचे हैं, गुप्त साम्राज्य जिससे कोई क्वेश्चन बनता है, गुप्त साम्राज्य, और एक बचेगा हर्षवर्धन। प्राचीन में 2 ही इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं केवल, बस उसके बाद छोटे छोटे सब मेन है। इस गुप्त साम्राज्य का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्वर्णिम काल है। गुप्त साम्राज्य ही वो साम्राज्य है जिसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। आज की डेट के आप जितनी चीजें देख रहे हो सब गुप्त काल की ही देन है। और इस समय, अच्छा इसमें एक और चीज था, कहा जाता है कि किसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। ये कहा जाता है, एक कहावत है कि कौन है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ा कि 3 समुद्रों में घूम घूम के जाके पानी पी के आता था, सुबह जाएंगे तो यहाँ पियेंगे, दोपहर में जाके वहां पियेंगे, इसमें बस एक कहा गया है। इसका अंदाजा ये लगाया जाता है कि वो बहुत प्रतापी शासक था। 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब ये शासक बहुत ज्यादा प्रतापी था, ये है। तो चंद्रगुप्त तो नहीं है, चंद्रगुप्त तो बहुत पहले खत्म होगा, चंद्रगुप्त तो खैर बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। समुद्रगुप्त एक आएंगे, समुद्रगुप्त, यही गुप्त साम्राज्य में ही है, समुद्रगुप्त है, तो समुद्र नाम ही लगा हुआ है। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ही है जिसका 3 समुद्रों का पानी पीता था वो, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था समुद्र। भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसे। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना? ये एक मेन पॉइंट है। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब हम लोग गुप्त साम्राज्य शुरू करेंगे जस्ट, है ना? और जल्दी ही हम लोग का प्राचीन खत्म होने वाला है, फिर हम लोग मेन चलेंगे मुगल कालीन, मध्यकालीन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मध्यकालीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ही होगा, ठीक है ना? और अच्छे शासक भी हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सब लोग खराब ही हैं, बहुत अच्छे अच्छे शासक हैं। अब जैसे अकबर हैं, तो अकबर ने अच्छा काम भी किया है बहुत। अगर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, खराब काम किया, तो उन्होंने काफी अच्छे काम भी किया। दूसरी बात बता दें, अकबर पढ़े लिखे नहीं, आपको शायद पता हो चाहे न पता हो, अकबर जो शासक है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और फिर भी आज की डेट में अकबर को ज्यादा माना जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई ये कर लेंगे, BHU BTech IITian MBA और सब फलाना, तो अकबर का उदाहरण ले लेना। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज की डेट में पूरे मुगल काल में सबसे महान शासकों में अकबर को गिना जाता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो सम्मान बहुत करता था लोगों का, साहित्यों का। और क्यों? क्योंकि वो सुन के, मतलब लोगों को अपने पास रखता है, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो अपने दरबार में ऐसे ऐसे लोगों को भर लेता था जो विद्वान होते थे। खुद तो थे नहीं, लेकिन सबको भर लेता था, जो जहां मिल जाता था, तुम आओ मेरे दरबार में आओ, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ के सुनाओ। तो ये सब चीजें थी, तभी देखोगे कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। तानसेन मिलेंगे, तानसेन था ना अकबर के दरबार में, है ना? तो तानसेन थे और बीरबल वगैरह हैं, तो काफी लोग हैं। तो इस तरह के मतलब आएंगे वो लोग। तो ये कभी मत कहना सर गवार हैं, पढ़े लिखे हैं। अकबर का एग्जाम्पल याद कर लेना, जो कभी कुछ बोले कह देना कि है ना इतने पढ़े पढ़े। और बताएं, पढ़े पढ़े जो लोग हैं वो इतने खतरनाक हुए। मोहम्मद बिन तुगलक, अभी समझना, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, अभी पढ़ोगे इस पे, लेकिन अकबर से कितना खतरनाक था वो, है ना? तो जो पढ़े लिखे हैं वो अपने ही अलग दिमाग चला रहा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर दे रहा है। मतलब देखिए जरा, यही इतिहास है, यही हम लोग को बताता है कि क्या चीज है। बस मतलब ये रहता है कि हमको ये समझना होता है कि क्या योगदान रहा है, हम लोग को योगदान देखना होता है। मेन हम लोग को ये चीजें देखनी होती है कि उन लोगों ने हमारे समाज पे क्या योगदान दिया, क्या संस्कृति पे योगदान आया, है ना? क्या चीज हुई। हाँ, अब वही देखो ना, उसने राजधानी दौलताबाद बना दी थी, क्या बेवकूफी है, इतना मतलब समझदार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से ले जाके दौलताबाद बना दिया, और उसको राजधानी बना करके, और फिर वो तहस नहस, एक तो उसके सैनिक वैनिक मरे रास्ते में, सब खत्म हुआ। तो अब वही चीज आज की डेट में आप, अच्छा एक एग्जाम्पल पूछते हैं, वैसे राजनीति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप हमको एक बताना जो बार बार लोग यूज करते हैं कि आज की डेट में किसको तुगलक से कंपेयर किया जाता है, राजनेता है वो। सब जानते होंगे, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, सब सब समझ रहे होंगे कि कौन है। ये देखो ऐसे ही से सौरभ कह रहा है राहुल को। अबे मतलब राहुल तुम लोग यार, नहीं तुम लोग को तो क्या क्या बताएं, अब हम नाम हम ना लेंगे, ठीक है? तो अभी बताएंगे, जब मोहम्मद बिन तुगलक बताएंगे ना, तब तुम लोग खुद समझ जाओगे कि किसको कहा जाता है। असल में डिसीजन बहुत लेता था मोहम्मद बिन तुगलक, डिसीजन लेता था, वो अच्छे काम के लिए लेता था, लेकिन उसके दाव उल्टे पड़ जाते थे। दिक्कत ये थी, वो लेता बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन था, वो भलाई के लिए लेता था, ऐसा नहीं कि वो खराब करता था। वो सोचता था कि मैं ये कर दूं, वो कर दूं, करना बहुत कुछ चाहता था, सब उल्टा पड़ता था उसका। मतलब कहीं कुछ कर दे, अब जैसे उसके खिलाफ लोग जाते थे, तो अब जैसे उसके समाज के लोग उसको चिट्ठी लिख दिए, मान लो तुगलक को चिट्ठी लिख दिए, भैया ऐसा है, तुमको हम पसंद नहीं कर रहे, तुम बहुत खराब हो, ये है वो है। वो परेशान हो जाता था, अरे मेरे प्रजा लोग ही मुझे नहीं चाह रहे। और दिल्ली में था तो परेशान हो गया, कहते हैं कि अब मैं राजधानी बदलूंगा, लोग मुझे नहीं चाहते, ठीक है? अब कहता है दिल्ली के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, अब मैं दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसने राजधानी बनाई, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया, आधे रास्ते में निपट गए जो पहुंचते पहुंचते। फिर उसके बाद जो कुछ रहा वहां, अब यार कहीं जाओगे, आपने तो अच्छे काम के लिए किया ना। सबसे बड़ी बात कि कहता है सब चलो, मैं तो चल ही रहा हूँ, मेरी प्रजा भी चलो, तुम भी चलो, ठीक है? अब भैया तुम तो जा ही रहे थे, कम से कम वहां जाते, स्टेब्लिश करते, चीजों को बनाते, सही ढंग से रखते, फिर करते। तो डिसीजन उसका यही गलत हो गया है। खुद तो जा ही रहा था वहां पर कि ये भी चलो, वो सब सब बताओ, तो काम वो अच्छे करने वाला था, लेकिन सब उल्टा पड़ा उसका। सब उसने करीब करीब
4-5 ऐसे डिसीजन लिए थे जो भलाई के लिए लिए थे, लेकिन चारों पांचों डिसीजन गड़बड़ हो गए। इसीलिए आज की डेट में एक नेता है जिनकी कंपेयर तुगलक से किया जाता है। आप लोग को ये चीज नहीं पता होगी कि तुगलक से क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी नहीं उससे। अब जो तुगलक को पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को, वो जानता होगा कि वो डिसीजन लेते थे लेकिन डिसीजन उल्टे पड़ जाते थे। इस वजह से वो तुगलक कहा जाता है उनको, ठीक है ना। ऐसे हैं कई चीजें हैं जिसको हिस्ट्री से रिलेट किया जाता है। पढ़ोगे तो मजा आएगा, लेकिन सही ढंग से पढ़ोगे तब, जब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, चीजों को समझ के। केवल याद करने के लिए पढ़ोगे तब तो कोई मजा नहीं आएगा कि बस मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, मुगल शासक का आया, उनने ये किया, उनने मारा, चला गया, अकबर ये थे, शाहजहां ये थे, चौधर वो थे, ये थे, वो थे, ढेर सारे थे, खत्म। बस तुम हिस्ट्री बस ऐसे ही पढ़ोगे थे। मजा लेके पढ़ना है, एकदम इंटरेस्ट के साथ। इन लोगों ने क्या किया, कैसे हुआ, क्या इन लोगों ने स्थापत्य कला में क्या किया, कौन संगीत का शौकीन था, ठीक है, कौन सी कला बाहर से आई, जो मेन मेन चीजें देखनी है हमको, वो चीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखेंगे मुगल का। इसलिए मुगल कालीन जो आता है, मध्यकालीन, उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दो के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक मुगल कालीन के और एक हो जाते हैं आपके किसके, ये जो आधुनिक है। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्राचीन से बहुत ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन प्राचीन में क्या होता है कि पढ़ाना जरूरी होता है। रीजन देखो, समझो क्यों। अगर आप प्राचीन नहीं पढ़ोगे ना स्टूडेंट, तो आप मुगल काल वाले को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हमारी बात समझना कैसे, जो लोग ऐसा समझते हैं वो समझना कि अगर प्राचीन नहीं पढ़ोगे ना तो कैसे नहीं समझ पाओगे। अब जब मध्यकालीन शुरू होगा ना, तो 712 से चालू हो जाएगा, ठीक है। जब मोहम्मद बिन कासिम वगैरह का आक्रमण हो जाएगा, तो क्या प्राचीन खत्म हो जाएगा? नहीं, प्राचीन खत्म नहीं होगा, आक्रमण जरूर हो जाएगा, अरब आक्रमण समथिंग। अभी भी राजा रहेंगे, 1200 ईस्वी तक राजा रहेंगे। तो 1200 ईस्वी तक पैरेलल राजा चल रहे होंगे, चौहान चल रहे होंगे, गुर्जर प्रतिहार चल रहे होंगे, पाल शासक चल रहे होंगे, राष्ट्रकूट चल रहे होंगे, चालुक्य का उदय हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पल्लव आ जाएंगे। तो ये सब चल रहे हैं साथ में, ठीक है, मध्यकालीन में ही चल रहे हैं ये लोग। और इसी समय अरब आक्रमण और वो भी हो जाएगा, तो हमको वो भी पढ़ना होता है। तो जब उन लोग का आक्रमण होगा तो किसी न किसी राजाओं को हराएंगे यहाँ से। तो अगर तुम अब प्राचीन वाले से कनेक्ट करके इन राजाओं को नहीं पढ़े होगे, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि जब आक्रमण होगा तो ये हराएंगे किसे। हमारी बात समझ में आएगी? भाई हवा में तो हराएंगे नहीं, आए और हरा के चले गए। भाई कोई तो राजा यहाँ का रहा होगा, भाई कोई तो यहाँ शासन कर रहा होगा उस समय, तो उन्हीं को तो ना हराएंगे ये लोग जब आएंगे। तो इसलिए इसको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सीधे मध्यकालीन शुरू कर देंगे ना 712 से सीधे अरब आक्रमण और ये, तो तुम पीछे वाला कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। फिर तुमको बस इतना एक एक लाइन याद रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम आया, उन्होंने यहाँ आक्रमण कर दिया, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर वो हो गया। आप उस समय समझोगे कि उस समय असल में चालुक्य लोग भी थे। चोलों का देखो उदय 841 में हो जाएगा, है ना, वहां पे शासक हो जाएंगे सब लोग। इसलिए धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। हाँ, दिल्ली सल्तनत है तो उस समय विजय नगर साम्राज्य चलेगा पैरेलल में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको कनेक्ट करके पढ़ना होगा। इतिहास वही ढंग से पढ़ पाएगा जिसको कनेक्ट करना आएगा, नहीं तो आप इतिहास याद नहीं कर पाओगे। जो इतिहास को कनेक्ट करना सीख गया कि किस समय हमको किसको पढ़ करके किसको कनेक्ट करना है, वो इतिहास को समझ जाएगा, नहीं तो फिर वो परेशान ही रहेगा। अभी आपको देखा, हमने आपको गूगल पे देखो, मोदी जी को तुगलक बता रहा है। अरे कधे कह रहा है गूगल पे मोदी जी को तुगलक बता रहा है, हद किए हैं भाई। हैं? कैसे ऐसे लोग हैं भैया? गूगल पे बहुत कुछ है, तुम हर राजनेता का नाम ढूंढना, सबका कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आज की डेट में तुम चाहे जिसका नाम ढूंढ लेना, राजा का मतलब जो इस समय राजनेता है ना, उनके दूसरे नाम सबके मिल जाएंगे, किसी एक का नहीं मिलेगा। किसी न किसी को कहीं ना कहीं से कंपेयर कर दिया गया है। तो हम लोग को बस हम हिंट विंट ना देंगे, ठीक है। हम क्यों पढ़ने जाए उसमें चक्कर में। हाँ, हम किसी को उसमें पढ़ जाए तो भैया कोई कहेगा सर आप ये, सर आप वो। बस ये है कि जो मेन चीजें हैं बस वो हम लोग देखेंगे। कोई कह रहा है कि भैया ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, भैया ममता बनर्जी लेडी हैं, तुगलक आदमी है। अरे गधों, कसम से ऐसे ऐसे है सब हैं। कम से कम रजिया सुल्तान बना दिए होते, समझ में आ जाता कि रजिया सुल्तान कर देते हैं ममता बनर्जी को। वो भी फीमेल थी, कुछ दिन के लिए बनी थी रजिया सुल्तान, तो उन्हीं को तुगलक बना दी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो कोई बात। तो संगम काल खत्म हुआ। अब हम लोग का दो मेन है, उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग मध्यकालीन शुरू करेंगे, ठीक है। देखो अभी हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे हर्षवर्धन। फिर हम लोग मुगल कालीन शुरू कर देंगे जो मध्यकालीन है। उसके साथ हम कंपेयर करके आपको साथ में चलेंगे, जब वहां पर हिंदू राजा जो रहेंगे
और जो आक्रमण चलेगा, समझ गए सब लोग? उस समय समझ में आएगा, जब आक्रमण होगा तो उस समय एक राजा रहेंगे तो पैरेलल में कौन चल रहा है, दोनों चीजें समझाते चलेंगे, आप जल्दी कनेक्ट कर लोगे। ठीक है ना? तो ये चीजें रहेंगी। तो चलो जल्दी अब आज खत्म करते हैं, कल से हम लोग गुप्त साम्राज्य शुरू करते हैं। पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, एक बार आप लोग देख लेना उसको, है ना? गुप्त साम्राज्य का, गुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, हम आपको बता रहे हैं। अगर प्राचीन में आपको कुछ पढ़ना है ना, तो 2-3 मेन है जो पढ़ने हैं। एक आपका मौर्य साम्राज्य जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं और ये लोग हैं, तो ये एक मौर्य साम्राज्य हो गया और एक गुप्त साम्राज्य। अगर बार बार रिवीजन करना है तो ये 2 साम्राज्य का रिवीजन बार बार जरूर कर लेना, रहो, लेकिन ये 2 साम्राज्य जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके,